ठाकुर के दफ्तर में करण की मुलाकात अमिता से होती है, जिसे विनोद ने अपना सेक्रेटरी बना लिया है। अचानक अमिता की तबीयत खराब हो जाती है और दफ्तर की दूसरी लड़कियां उसकी देखरेख करती हैं। तबीयत संभल जाने के बाद अमिता डॉक्टर शकुंतला के पास जाकर अपना मुआयना करवाती है। डॉक्टर शकुंतला उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अमिता परेशान हो जाती है और सारी बात अपनी मां को बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि होने वाले बच्चे का बाप विनोद है और विनोद शादीशुदा है। अमिता के माँ बाप विनोद के पिता ठाकुर रुद्र प्रताप के पास जाते हैं और उससे अमिता को अपनाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन्हें घर से निकाल देता है। अब आगे। मिस अमिता, किसकी तारीफ करूं? इन फूलों की या इन फूल देने वाले? नो सर, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब तक सच्चाई को आप अपनी नजरों से ना देख ले, तब तक सिर्फ सुनकर उस पर विश्वास ना करें। एक सच्चाई तो मेरे सामने उभर कर आ गई है कि तुम मेरी हो। अमिता, इस सफर में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ। इसीलिए तो ये सफर इतना हसीन है। विनोद, काश ये सफर कभी खत्म ना हो। अरे विनोद ठाकुर मर गया है? 2 लाख की रकम? 2 लाख की रकम भी कोई रकम है? लिखा हुआ है कि इन फूलों को तोड़ो मत। मगर दिल कहता है। क्या कहता है दिल? दिल कहता है चीज है अच्छी, इसे छोड़ो मत। ओ अमिता, अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो? शादी करोगे? शादी कब करना चाहती हो? अमिता, खुशनसीब तो मैं हूं जिसे तुम जैसा प्यारा दोस्त मिला है। और जनाब, ये रही आपकी फैक्ट्री की फाइल। अमिता, आजकल मैं एक बड़े उलझन में फंस गया हूं। उलझन? कैसी उलझन? अमिता, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें इसमें झूठ नजर आ रहा है? विनोद, तुम्हारी आंखें तो आईना है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अमिता, तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो? विनोद, विनोद, हमने क्या कर दिया? क्या किया है हमने? शादी के पहले ये पाप है। अमिता, प्यार को पाप तो मत कहो। सारा इल्जाम मुझे ही दे रहे हो? तुम भी तो शरीक थे मेरे साथ इस पाप में। नहीं अमिता, मैंने तुम्हें अपने अय्याशी की कीमत दी है, पूरे 2 लाख रुपए। ये पैसा लेते वक्त तुम्हें कुछ याद नहीं आया? अमिता, एक आसान सा उपाय है, तुम इस बच्चे को गिरा दो। क्या? क्या कहा तुमने? बच्चे को गिरा दो? हाँ अमिता, तुम इस बच्चे को गिरा दो, निकाल फेंको इस बदनामी को अपने गले से, और इस खेल को इसी तरह से चलने दो। सच में तुम बड़े ही कमीने इंसान हो, जलील इंसान हो। ठीक ही कहा था तुम्हारे बारे में प्रगति ने। प्रगति मेरी दुश्मन है, आइंदा उसका नाम अपनी जुबान पर कभी मत लाना। अगर इस पाप को तू नहीं गिरा सकती तो जाकर किसी नदी या तालाब में डूब मर, मगर अपनी शक्ल दिखाने की जुर्रत भी मत करना, समझी? अमिता, 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 अमिता। डॉक्टर साहब, वो
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप उन्हें वक्त से अस्पताल ले आए, वरना एक साथ दो जाने जा सकती थी। दो जाने? जी हाँ, वो और उनके पेट में जो बच्चा है उसकी भी जान जा सकती। लेकिन अभी खतरे की तो कोई बात नहीं। नहीं, अब खतरे की कोई बात नहीं है। जहर ज्यादा फैल चुका था, तो थोड़ी देर में होश आ जाए। डॉक्टर साहब, पेशेंट को होश आ गया है। अच्छा, डॉक्टर साहब, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? आ जाइए, मिल लीजिए। थैंक यू। तो वार्ड नंबर 3 के पेशेंट को देख लो, जाओ अटेंड करो। अरे, आप लेटे रही हैं। मैं यहाँ कैसे आई? जी, मैं आपको लेकर आया। आप? जी हाँ। आपने मुझे मरने से बचाया है, क्यों? अमिता जी, ये आप किस तरह की बात कर रही हैं? देखिए, जिंदगी कोई बच्चों की खेलने की चीज नहीं है कि जब मन ने चाहा उसे खत्म कर दिया। इस जिंदगी को तो खत्म होना ही चाहिए था। मैं जी नहीं सकती करण साहब। इस बार तो आपने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं मरना चाहती हूँ। अमिता जी, हो सकता है कि भगवान चाहता था कि मेरे हाथों से एक नेकी हो जाए, और वो हो गई। आप एक बिन बाप के बच्चे की मां बनने वाली हैं, इसलिए शायद मरना चाहती हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप पर यह जुल्म किसने किया? उस जालिम का नाम विनोद ठाकुर है। ठाकुर। अमिता जी, ये लोग बड़े जालिम होते हैं, जुल्म करते हैं और सिसकने भी नहीं देते। मगर इनके जुल्मों से डरकर अगर हम मर जाते हैं तो जिंदगी के साथ इंसाफ नहीं करते। वो अगर जालिम है तो उससे डरकर हम जिंदगी के साथ इंसाफ नहीं करते। क्या आपको इस बात का मालूम नहीं था कि विनोद ठाकुर एक शादीशुदा आदमी है? मुझे मालूम था कि विनोद ठाकुर शादीशुदा है, और उसके कमीनेपन की कहानी भी सुन चुकी थी। लेकिन मेरी बदनसीबी ने मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं करने दिया। पूछती रही उसे देवता की तरह, और जब होश आया तो मैं बर्बाद हो चुकी थी। अमिता जी, अगर आपकी तरह हर वो लड़की जो उनके जुल्म का शिकार है यूं ही मरती रही तो उन्हें सजा कौन दिलवाएगा? और इस तरह से मरकर आप आने वाली जिंदगियों को तबाह क्यों करना चाहते? आपको जीना होगा और अपने लिए इंसाफ मांगना होगा। अगर मुझे इंसाफ मिल जाता तो खुदकुशी की नौबत ही कहां आती। अगर इंसाफ मांगने से नहीं मिलता तो उसके लिए बगावत करनी पड़ती। अगर आप मरने की हिम्मत रखती हैं तो बगावत करने की हिम्मत क्यों नहीं रखती? बताइए मुझे। देखिए अमिता जी, आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप मरेंगे नहीं बल्कि जिएंगे। आपकी बातों ने मुझे जीने का हौसला दे दिया है। मैं वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन आपकी बात को हमेशा याद रखूंगी। मेरे लिए इतना ही काफी। आप मुझ पर एक और उपकार कर सकते हैं? जी कहिए। मेरी एक सहेली है, उसका नाम प्रगति है। न जाने मुझे कब क्या हो जाए। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उससे माफी मांगना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप उनसे मिलना चाहती हैं तो मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। आप मुझे बताइए कहाँ रहती हैं? वो ईसा मूसा गार्मेंट्स में काम करती है। ठीक है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए।
बिल सारे एक साथ रखो ना उनको। जी कहिए, क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? आपके यहाँ पर प्रगति नाम की कोई लड़की काम करती है? जी नहीं, वो यहाँ काम नहीं करती है, वो इस दुकान की मालकिन है। आपकी तारीफ? मेरा नाम करण। क्या काम है प्रगति से? देखिए, मुझे जो कुछ भी उससे काम है मैं सिर्फ उन्हें ही बता सकता हूँ। देखिए, आप जब तक अपना पूरा तारुफ नहीं कराएंगे और प्रगति से क्या काम है ये नहीं बताएंगे, हम आपको प्रगति से मिलने नहीं देंगे। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। ईसा भाई ने बोला ना, तारुफ कराने का और काम बताने का, तो काम बताने का क्या? क्या बात है? कुछ नहीं, प्रगति बेटी ऐसी नहीं, ये प्रगति नहीं है। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है, ये कोई भी है मगर प्रगति नहीं है क्या? देखिए, मेरा नाम करण है और मुझे अमिता जी ने भेजा है। अमिता ने भेजा? नहीं, लेकिन बेटी हमने इसे कहा है कि तुम प्रगति ईसा भाई चिंता मत कीजिए, ये हमारे दुश्मनों में से नहीं है। अमिता मेरी सहेली है। अच्छा, तो ठीक है, फिर तुम बात कर लो। देखिए, जैसे मैं आपसे कह चुका हूँ कि मुझे अमिता जी ने भेजा है, वो आपसे मिलना चाहती। कहाँ है वो? वो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? लेकिन क्या हुआ उसे? आप यूं समझ लीजिए प्रगति जी कि वो मरने से बच गए। लेकिन हुआ क्या? आप मेरे साथ चलिए, मैं रास्ते में आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है ईसा भाई, मूसा भाई, मैं इनके साथ जरा हॉस्पिटल जा रही हूँ। ठीक है बेटी, लेकिन मेरे ख्याल से तुम मूसा को साथ ले जाओ। हाँ, मैं साथ चलता हूँ। देखिए, अगर आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है तो आप लोग हमारे साथ चल सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मगर ईसा बेटी, भाई, मैं इनके साथ अकेले ही चले जाऊंगी। चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है। मूसा, जब भी कोई नया आदमी प्रगति से मिलने आता है ना, तो मेरे दिल में हौल सा उठने लगता है। ईसा भाई, अगर आपको इस आदमी पर कोई शक है तो मैं इनका पीछा करता हूँ। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये मेरे मन का वहम ही था। वैसे तो शक्ल से शरीफ ही लग रहा था। पता नहीं क्यों प्रगति बेटी को लेकर मेरे दिल में हमेशा अजीब अजीब से ख्याल आते रहते हैं। डर लगा रहता है उसे लेकर। जी चाहता है कि उसे अपने घर में रख लूं, अपनी नजरों के सामने। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है, प्रगति बेटी है ही इतनी अजीज, हमारी औलाद से भी बढ़कर। या अल्लाह, मेरी प्रगति बेटी की हमेशा हिफाजत करना। अमिता? अमिता? प्रगति, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हें बेइज्जत और जलील किया। भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी। लेकिन ये तो बता, हुआ क्या? प्रगति विनोद ठाकुर ने मुझे धोखा दिया और अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश काश उससे पहले तुम्हारी बात माननी होती, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने तो मरने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुझे इन्होंने बचा दिया। प्रगति, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। मरने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तू मरना भी चाहती है तो भी मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका हिसाब विनोद ठाकुर और उस हवेली को चुकाना ही पड़ेगा। इससे पहले मैं तेरा हिसाब चुकाऊंगी। विनोद ठाकुर और उसके घर वालों ने मुझे ठुकरा दिया है। अमिता, उन लोगों ने मुझे भी ठुकराया था। मेरी माँ को बेइज्जत और जलील करके हवेली से निकाल दिया और फिर गांव से निकाल दिया था। उस बेइज्जती और जिल्लत के एक एक पल का बदला मैं लूंगी। अमिता, हम दोनों के पहले न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है इन लोगों ने। न जाने कितने माँ बाप शर्म से डूब मरे हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो घबराते हैं
प्रगति की चुनौती से। उन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और अब भी कर रहे हैं, लेकिन प्रगति उनके सामने एक फौलाद की दीवार बनकर खड़ी है। वो मेरे हाथ जलील भी होने लगे हैं। अमिता, मैंने उन लोगों को बर्बाद करने की कसम खाई है। इस लड़ाई में तू अकेली नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। लेकिन प्रगति, मैं अकेली नहीं हूँ। तेरे पेट में मेरा बच्चा भी है। इस बदनामी को लेकर मैं कैसे जी इस सकती हूँ? बदनामी को लेकर तू मर भी नहीं सकती। इस बदनामी को तू अपनी पेट से निकाल कर हवेली जाएगी, इंसाफ मांगने के लिए, हक मांगने के लिए। नहीं प्रगति, वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वो लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो उस हवेली की बुनियादों को मैं हिला दूंगी। अमिता, हिम्मत से काम लो। अगर तू मर जाएगी, तेरे माँ बाप का क्या हाल होगा? वो तेरे बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन वो इस बदनामी को लेकर भी तो नहीं जी सकते थे। बदनामी, बदनामी, बदनामी। अगर उन लोगों को बदनामी का डर नहीं है, तो फिर तू क्यों डरती है? इस बदनामी को तू अपने पेट से निकाल कर उन लोगों की गर्दन पर डाल दे, ताकि उन लोगों की गर्दन शर्म से झुक जाए। वो लोग दुनिया के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन आज अगर तू मर गई ना, तो तेरे माँ बाप भी मर जाएंगे और फिर सिर्फ एक चीज जिंदा रहेगी, वो है विनोद ठाकुर का जुल्म। और फिर हर अमिता, हर प्रगति उन लोगों के जुल्मों का शिकार बनती ही रहेगी। अमिता, रोक दे जुल्म की चक्की को। कह दे कि तू जिंदा रहेगी। कह दे। प्रगति, मैं जिंदा रहूंगी। अपने बच्चे के लिए जिंदा रहूंगी। तू जल्दी से ठीक हो जा, मैं आती ही रहूंगी। प्रगति जी, जी? प्रगति जी, कुछ ही दिन हुए मुझे ठाकुर की फैक्ट्री में काम करते। मैं आज तक यही समझता रहा कि विनोद ठाकुर एक अमीर बाप की बददिमाग और मगरूर औलाद है, लेकिन उसका यह भयानक रूप आज मेरे सामने आया। आपकी और अमिता की कहानी बिल्कुल एक है। आप दोनों विनोद ठाकुर के जुल्म का शिकार, मगर आप में मैंने एक प्रतिशोध की ज्वाला देखी है जो अमिता में नहीं। यूं समझ लीजिए कि मैं भी इसी खानदान के जुल्म का शिकार हूं। अमिता अगर इस बिन बाप के बच्चे को जन्म देती तो अमिता के साथ साथ उस बच्चे की क्या हालत होगी, ये मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता। मतलब आप? हाँ प्रगति जी, मैं भी, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं उसके खिलाफ बगावत न कर सका। मुझे हालात से समझौता करना पड़ा। मर्द होकर भी आपने हालात के साथ समझौता किया? मेरी एक मजबूरी थी। कौन सी मजबूरी? मेरी मजबूरी एक औरत थी, मगर आज के इस वाकये ने मेरे अंदर के इंसान को झंझोड़ कर रख दिया। आप आगे जाकर अमिता के लिए कुछ करें या ना करें, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज के बाद इस जंग में मैं आपके साथ शामिल हूं। करण साहब, इंसान जब जागे तभी सवेरा समझना चाहिए। अपने बेटे विनोद पर मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम लगाती है और उसे अपनी शर्मनाक हरकतों से बाज आने के लिए कहती है, लेकिन विनोद पर उसका कोई असर नहीं होता। अमिता के माँ बाप मिस्टर और मिसेस चौधरी ठाकुर की हवेली से शर्मिंदा होकर लौटते हैं और अमिता को इस शर्मिंदगी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन खुद को भी खानदान पर आने वाली बदनामी के लिए दोषी मानते हैं।
अमिता परेशानी की हालत में घर से बाहर जाती है और आत्महत्या करने की कोशिश करती है। करण उसे बेहोशी की हालत में गिरता हुआ देखता है और फौरन उसे अस्पताल ले जाता है। वहां का डॉक्टर उसे बचाने में कामयाब होता है और करण को बताता है कि अब उसे और उसके होने वाले बच्चे को कोई खतरा नहीं है। करण अमिता को समझाता है कि आत्महत्या करने से उसके माथे पर लगा कलंक का टीका नहीं मिट सकता, उसे तो अपना बदला लेने के लिए जिंदा रहना चाहिए। करण को यह भी मालूम होता है कि अमिता की मुसीबत के लिए विनोद जिम्मेदार है और यह सुनकर उसे और भी गुस्सा आता है। अमिता करण के सुझाव पर गौर करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन करण से प्रगति को उसके पास लाने के लिए कहती है क्योंकि वो उससे माफी मांगना चाहती है। करण अमिता से प्रगति का पता पूछकर उसके पास जाने के लिए हॉस्पिटल से निकलता है। अब आगे। क्या बात है, आज तू जल्दी वापस आ गई? हाँ भाभी, मैं अस्पताल गई थी। अस्पताल? किस लिए प्रगति? अमिता अस्पताल में है। क्या हुआ उसे? उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। खुशी? क्यों? एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई है। वो विनोद ठाकुर के बच्चे की मां बनने वाली। ऐसा कैसे हो सकता है प्रगति? तूने तो अमिता को सब कुछ बता दिया था ना विनोद ठाकुर के बारे में? बता तो दिया था भाभी, लेकिन हर लड़की की तरह उसकी आंखों पर भी विनोद ठाकुर की मोहब्बत का पर्दा पड़ा हुआ था। दरअसल विनोद ठाकुर एक बहुत ही मीठा जहर है। वो शरीफ और भोला बनकर लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर देता है। अमिता भी उसकी बातों में आ गई और अब उसके पेट में विनोद ठाकुर का बच्चा है। लेकिन इस तरह वो कैसे जी पाएगी? प्रगति, इस बार तो उसे किसी ने बचा लिया, लेकिन अगर उसने दोबारा खुदकुशी करने की कोशिश की तो क्या होगा उसका? कौन बचाएगा उसे? भाभी, मैं उसे बचाऊंगी। मैं उसे मरने नहीं दूंगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं अमिता के साथ होते हुए नहीं देख सकती। तो फिर क्या कर लेगी तू? मैं उसे उसका हक दिलवाने के लिए हवेली ले जाऊंगी। प्रगति देख, तू पहले ही कम खतरों से घिरी हुई नहीं है जो इस नए खतरे को दावत दे रही है। भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं एक नई लड़ाई की शुरुआत करने जा रही हूँ। ऐसा समझ लो कि मेरे बदले की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह मैं बर्बाद हुई, मैं अमिता को बर्बाद नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे पीछे बोलने वाला कोई नहीं था, लेकिन अमिता के पीछे बोलने वाला कोई है और उसका नाम है प्रगति। करण, तू यहाँ क्यों आया? माँ, एक मजबूरी मुझे तुम्हारे पास खींच लाई। मजबूरी? तो क्या इन लोगों ने तुझे हवेली से निकाल दिया? नहीं माँ, उस हवेली में जो कुछ भी मुझ पर गुजरता है वो खामोशी से मैं किसी तरह से बर्दाश्त कर लेता हूँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर, तुम्हारी खातिर। और मेरी खामोशी के पीछे एक देवी है जिसके एहसानों ने मेरे मुंह पर खामोशी का ताला लगा दिया। हाँ माँ, मैं ये भी जानता हूँ। मगर तेरे आने की वजह? मेरे आने की वजह एक औरत। औरत? हाँ माँ, एक औरत जो विनोद ठाकुर के जुल्म का शिकार बनी, एक बिन ब्याही माँ बनने वाली। विनोद ठाकुर ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया माँ। मगर तेरा उस औरत से क्या रिश्ता है? इंसानियत का रिश्ता है। अगर तूने इस औरत का साथ दिया तो जानते हैं उसका अंजाम क्या होगा? उस औरत को तो उसका हक मिल जाएगा, मगर तू अपने हक से बेदखल हो जाएगा।
माँ, तेरे साथ जो कुछ हुआ था, तेरे पास उन हालात से लड़ने का सहारा था। तू उस समाज की औरत थी जिससे अच्छे अच्छे मर्द डरते हैं। एक करण को जन्म देने के बाद तूने देख लिया ना कि एक बच्चे के लिए उसके बाप का नाम होना कितना जरूरी है। क्या तू यही चाहती है कि इस दुनिया में एक और करण पैदा हो? मगर तू उस औरत के लिए क्या कहना चाहता है? वो अकेली नहीं है माँ। अब प्रगति नाम की एक लड़की उसके साथ है, जिसकी जिंदगी भी उसी विनोद ठाकुर ने बर्बाद की थी। बेटा, मैं एक माँ हूं। मैं तुझे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तू पराया आग में अपना दामन क्यों जलाना चाहता है? ये आग पराई नहीं है माँ। ये वही आग है जिसमें तुम जली थी, मैं जला, प्रगति जली, और अब अमिता जलने वाली। मालती, तुम यहाँ? कोई खास बात? बात अगर खास ना होती तो मेरे ये कदम इस हवेली की तरफ ना बढ़ते। मगर बात क्या है? करण मेरे पास आया था। मैंने उसकी आंखों में विरोध की चिंगारियां देखी। मगर विरोध का कारण? अमिता नाम की एक लड़की। अमिता? वो खुदकुशी करने गई थी। करण ने उसे बचा लिया। फिर? अब वो लड़की उसके साथ है। करण और अमिता के साथ है? अमिता के साथ सिर्फ करण नहीं है, प्रगति भी है। प्रगति? तुम प्रगति को जानती हो? नहीं, मगर करण ने उसके बारे में बताया कि वो भी विनोद ठाकुर के हाथों बर्बाद हुई है। ठाकुराइन, अभी तूफान इस हवेली की तरफ आने वाला है। क्या तुम इस तूफान को नहीं रोक सकती? नहीं, मैं बहुत कमजोर हूं। कमजोर तो मैं भी हूं। सिर्फ कमजोर ही नहीं, गुनाहगार भी हूं। मैंने पत्नी का धर्म निभाने के लिए अपने मुंह पर खामोशी की मोहर लगा दी थी, और आज मैं ममता के खातिर खामोश हूं। मैं जानती हूं मेरी खामोशी की कीमत मुझे नहीं, किसी और को चुकानी होगी, और वो भी एक औरत है। एक औरत। पता नहीं अमिता कहाँ गई है, किस हाल में होगी, किस हाल में होगी। अरे प्रगति बेटे, तुम आओ। बेटी, हमारे साथ अनर्थ हो गया। विनोद ठाकुर ने हमें बर्बाद कर दिया। हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। प्रगति बेटे, तुमने अमिता को विनोद ठाकुर के बारे में बताया भी था, मगर उसकी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। उसने तुम्हारी बात का यकीन ही नहीं किया। बेटी, हमने भी तो तुझे गलत समझा, तुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, तुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। लगता है भगवान ने हमें इसी बात की सजा दी है। इन सब बातों के लिए ये वक्त नहीं है। बेटी, अमिता पता नहीं कहाँ चली गई है। हमें तो फिक्र लगा कहीं कुछ कर ना बैठे। अमिता मेरे साथ है। क्या? अमिता? अमिता, अमिता, अमिता बेटी, कहाँ चली गई थी? तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरे माँ बाप का क्या होगा? अमिता ने
खुदकुशी करने की कोशिश की थी, क्या? लेकिन इन्होंने इसे बचा लिया। जी, मेरा नाम करण है, ठाकुर साहब की यहाँ फैक्ट्री में काम करता हूँ। बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे, लेकिन विनोद ठाकुर को भगवान कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। भगवान उसे माफ करे या ना करे, लेकिन हम उसे कभी नहीं माफ करेंगे। मगर बेटे हम कर ही कह सकते हैं। अंकल, जालिम के सामने अगर हम सर झुकाएंगे तो वो हमारा सर और झुकाएगा। अब उसके सर झुकाने का वक्त आया है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं चाहती कि अमिता के साथ हो, इसलिए हमें हवेली जाना होगा। बेटे हम भी हवेली गए थे, तुमने जानती हमारे साथ क्या हुआ, कितने जलील हुए हम। ठाकुर ने हमें धक्के मार के घर से निकालने की धमकी दी। शर्म के मारे ऐसा लगा जैसे वहीं धरती फट जाए और वहीं समा जाए तो अच्छा हो। मगर औलाद की खातिर हमने ये अपमान भी सह लिया। बेटे तुम नहीं जानते ये पैसे वाले कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये हमारे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। वो मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि मैं उनके लिए खतरा बन गई हूं। अंकल, अगर हम हवेली नहीं जाएंगे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे विनोद ठाकुर ने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, क्या कर लिया किसी ने उसका। बेटे हम बहुत कमजोर लोग हैं, उसका मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है। अंकल आप डरिए मत, आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वो हमें जान से मार डालेगा। अंकल, अमिता के खातिर आपको एक बार फिर हवेली जाना ही होगा। ठीक है बेटी, तुम ठीक कहते हो, चलो। चलिए। हाँ, मैं प्रगति, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा मगर तुम ना मिली। दरअसल मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। माफी? किस लिए? उस बर्बादी और जुल्म के लिए जो हो चुका है, या फिर उस बदले के लिए जो मैं लेना चाहती? उस सब के लिए जो तुम्हारे साथ हो चुका है। मैं जानती हूं तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मगर मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं कि तुम हवेली मत जाना। क्यों? अगर मैं हवेली जाऊंगी मैं जिंदा वापस नहीं लौटूंगी। प्रगति, मैं तुम्हें कोई धमकी देने नहीं आई हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि हवेली की बुनियाद बहुत कमजोर हो चुकी है और मैं भी बहुत कमजोर हो चुकी हूँ। आप तो पहले से ही कमजोर थी और आपकी कमजोरी है आपकी खामोशी। ठीक कहा तुमने, मैं उस रोज खामोश ना रही होती तो आज मुझे यहां आना नहीं पड़ता। मैंने तो हमेशा अपना स्वार्थ देखा, कभी अन्याय के लिए खामोश रही, कभी अपने बेटे के लिए। तू विनोद को बर्बाद करना चाहती है ना, कर दे। तू ठाकुर को बर्बाद करना चाहती है ना, कर दे। लेकिन तू हवेली वापस गई तो बर्बादी सिर्फ कुसुम की होगी। वो घर छोड़कर चली जाएगी, अपने आप को तबाह कर लेगी। मैं तेरे हाथ छोड़ती हूँ प्रगति। कुसुम की बर्बादी के ख्याल से आपका दिल दहल गया, लेकिन आपने कभी इसके बारे में सोचा? इसका क्या होगा? इसकी बर्बादी की चिंता नहीं है आपको? मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर ये आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? प्रगति, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि तुम हवेली जाओगी तो एक औरत की बर्बादी होगी, और तुम एक औरत होकर अगर एक औरत को बर्बाद कर सकती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी।
हाय। हाय। लगता है जनाब तैयार हो चुके हैं। जी नहीं, तैयार हो रही हूँ। ये वक्त है आने का। कब से आपको इंतजार कर रही थी। भाई इंतजार करने का ये अनोखा अंदाज तो कोई आपसे सीखे। आप इसे अंदाज कह रहे हैं, और हम है कि बार बार खिड़की की तरफ देखते हैं, सोचते हैं अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन जनाब का कोई ठिकाना ही नहीं। अभी इस तरह क्या देख रहे हो। मीना, मैं तुम्हारी आंखों को देख रहा हूं। क्या देख रहे हैं आंखों। सुनोगी? जरूर सुनिए। तो सुनो। इन मद भरी आंखों में हया खेल रही है, दो जहर के प्यालों में कज़ा खेल रही है। अरे वाह अनिल, तुम तो बहुत अच्छा शेर कहने लगे हो। ये सब जनाब की मोहब्बत का करिश्मा है कि उसने सीधे साधे डॉक्टर को पहले आशिक और अब शायर बना दिया। तो शायर साहब, वक्त देखा है आपने। चलिए, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। चलिए। चलिए। मीना, ये राजेश बहुत दिनों से नजर नहीं आ रहा है। अरे हाँ, मैंने भी उससे 2-3 दिन से देखा नहीं। कहीं जनाब की तबीयत तो खराब नहीं है? नहीं, अगर ऐसा होता तो पापा मुझे बता देते। खैर, आओ पापा से पूछ लेते। हाँ चलो। हाँ हाँ, ये सब बातें पहले राजेश करता था, लेकिन अब वो नहीं है। अब ये सब मैं करता हूँ। आप मुझसे डायरेक्टली बात कीजिए ना। हाँ हाँ, ओके ओके। ओ पापा, हम लोग चलते अरे, लेकिन आप लोग ज्यादा आ रहे हैं। हैं शॉपिंग के लिए। ओ शॉपिंग, वेरी गुड बेटी। याद रखना, शॉपिंग करते वक्त पर्स की तरफ मत देखना। जो भी चीज पसंद आए खरीद लेना। अगर पैसों की जरूरत पड़े तो फोन कर देना। ठीक है पापा। पापा, हाँ? एक बात पूछूं? हाँ। ये 2-3 दिन से राजेश बाबू नजर नहीं आ रहे। ओ राजेश, वो क्या पापा, बताइए ना, कहाँ है वो बाहर गया है। बाहर मतलब? बाहर मतलब सिटी के बाहर गया है, कलकत्ता गया है। ऑफिस के काम से मैंने भेजा है उसे। राजेश ने जाने से पहले हमसे मिलने की जरूरत भी नहीं समझी। इसमें राजेश का कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो पापा का। मेरा कसूर? पापा, आपने मुझसे पूछे बगैर राजेश को कलकत्ता क्यों भेज दिया? वो अर्जेंट काम आन पड़ा था ना, इसलिए भेजना पड़ा। कब तक वापस आएंगे? वापस काम खत्म होते ही वापस आएगा। अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं। ओके बाय। अच्छा मोदी साहब, बाय, हैव अ नाइस डे। करण ईसा भाई की दुकान पर आता है और प्रगति से मिलता है कि वो एक नाजायज बच्चे की जिंदगी में आने वाली मुश्किलों से वाकिफ है। इन हालात में भी वो अपने वादे के मुताबिक अपने नाजायज बाप का नाम नहीं बताता। प्रगति घर लौटकर सारी कहानी आशा को सुनाती है और उससे ये भी कहती है कि वो अमिता के लिए लड़ेगी और उसे इंसाफ दिलाएगी। आशा प्रगति को ये खतरनाक कदम उठाने से रोकना चाहती है, लेकिन प्रगति अपने इरादे पर कायम रहती है। करण भी अपनी मां मालती को अमिता के बारे में बताता है और साथ ही ये भी कहता है कि विनोद ठाकुर ही अमिता के होने वाले बच्चे का बाप है और ये भी कि उसने अमिता का साथ देने का वादा किया है। मालती ठकुराइन से मिलकर उसे आने वाले खतरे से आगाह करती है। ठकुराइन प्रगति से मिलती है और उसे हवेली में जाने के लिए मना करती है, क्योंकि ऐसा करने से विनोद और ठाकुर रुद्र प्रताप का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन विनोद की पत्नी कुसुम की जिंदगी तबाह हो जाएगी। अब आगे। राजेश ने जाने से पहले हमसे मिलने की जरूरत भी नहीं समझी। इसमें राजेश का कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो पापा का। मेरा कसूर? पापा, आपने मुझसे पूछे बगैर राजेश को कलकत्ता क्यों भेज दिया? वो अर्जेंट काम आन पड़ा था ना, इसलिए भेजना पड़ा। कब तक वापस आएंगे? वापस काम खत्म होते ही वापस आएगा। अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं। ओके ओके बाय। बाय। अच्छा मोदी साहब, बाय, हैव अ नाइस डे। वाह, क्या झूठ बोला है बाप ने बेटी से। झूठ? मैंने क्या झूठ बोला? यही कि आपने राजेश को ऑफिस के काम से कलकत्ता भेज दिया है। तो और क्या कहता? क्यों? उसे सच बता देना चाहिए था कि आपने राजेश को नौकरी से निकाल दिया है। उसने चोरी की थी, वो चोर है। देखो, राजेश मीना का दोस्त है,
अगर मैं सच बात बता देता तो मीना का दिल टूट जाता, और मैं नहीं चाहता कि मीना का दिल टूट जाए। मगर ये बात मीना से छुपी कैसे रहेगी? कोई ना कोई तो बता ही देगा उसे। कोई बताए या ना बताए, लेकिन तुम नहीं बताओगी। राजेश ने चोरी की, फिर भी नहीं बताऊं? मैंने कह दिया ना, नहीं बताओगी तो नहीं बताओगी। नहीं बताऊंगी। अरे ये बात तो क्या, इस घर में आकर कोई तिजोरी तोड़कर सारा माल ले जाएगा ना, तो भी मैं नहीं बताऊंगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं तिजोरी तोड़ने वाले को नहीं, तुम्हें पकड़ूंगा। मुझे क्यों पकड़ेंगे? मैं ये समझ लूंगा कि तुम भी उसमें मिली हुई हो, समझी? मोदी साहब, आपने मेरे सामने पत्ता फेंका है, अब मैं भी अपना पत्ता फेंकूंगी। अमिता, आओ बैठो। कैसी हो? तुमने वो मैटरनिटी होम का फॉर्म भर दिया ना? जी नहीं, देखो ऐसे मामले में देर नहीं करनी चाहिए, वरना मैटरनिटी होम में जगह नहीं मिलेगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। डॉक्टर दरअसल मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा नहीं चाहिए? क्या कोई सीरियस प्रॉब्लम है? यही समझ लीजिए। मैं तुम्हें एक नेक सलाह दूं, अगर तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो उसे यहाँ ले आओ, मैं समझाऊंगी उसे। हस्बैंड वाइफ के झगड़े में बच्चे को टारगेट कभी नहीं बनाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? देखिए, ये सब बातें मुझसे न पूछकर आप बच्चे को जाया कर दे तो मैं आपके एहसान मंद रहूंगी। यानी कि तुम अबॉर्शन करने का फैसला कर चुकी हो? जी हाँ। आई एम सॉरी यंग लेडी, मैं ये अबॉर्शन नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी प्रेगनेंसी एडवांस स्टेजेस में जा चुकी है। बच्चे को जाया करने से तुम्हारी जान को भी खतरा होगा, बच्चा तो जाएगा ही। आई कांट डू दैट। डॉक्टर, मुझे मंजूर है। कैसी औरत हो तुम? कैसी माँ हो जो तुम्हें ना अपनी जान की फिक्र है ना अपने बच्चे की? डॉक्टर, आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। लुक है, तुम अपने पति को यहाँ ले आओ, मैं समझाऊंगी उसे। हाँ? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस बच्चे को मैं उसके बाप का नाम नहीं दे सकती। हाँ डॉक्टर, अगर ये बच्चा जन्म लेगा तो सब लोग मुझे उसके बाप का नाम पूछेंगे और मैं इस काबिल नहीं हूं कि दुनिया को इस सवाल का जवाब दे सकूं। डॉक्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखो अमिता, मेरी भी मजबूरी है, मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा काम जान बचाना है, जान लेना मेरा काम नहीं है। तो डॉक्टर, ऐसे में एक औरत इस बदनामी को लेकर कैसे जी सकती है? देखो अमिता, तुम्हारे जो हालात है उसके लिए तुम खुद भी तो जिम्मेदार हो, और अगर तुम हिम्मत से काम लो तो तुम अपने हालात बदल भी सकती हो। हौसला रखो, लेकिन मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, सॉरी। तो अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अभी? अमिता, एक दोस्त के नाते क्या मैं पूछ सकती हूँ कि जिस जलील इंसान ने तुम्हारी ये हालत की है उसका नाम क्या है? उस कमीने का नाम विनोद ठाकुर है। विनोद ठाकुर है। विनोद ठाकुर है। ठाकुर। आ गए बेटी? हाँ माँ। क्या बात है बेटी? आज तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ, आज मेरे क्लिनिक में अमिता नाम की लड़की आई थी अबॉर्शन कराने के लिए। क्या? और जानती हो, जिस कमीने के बच्चे की वो माँ बनने वाली थी,
उसका नाम क्या था? क्या नाम है उसका? विनोद ठाकुर। विनोद ठाकुर? हाँ माँ। ना जाने ठकुराइन जैसी देवी के कोख में उस राक्षस ने कैसे जन्म ले लिया और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा वो। उसे कोई पूछने वाला नहीं, उसे कोई सजा देने वाला नहीं। ऐसा नहीं है माँ, हर पापी को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलती है, चाहे जल्दी चाहे देर से। उसे उसके गुनाहों की सजा मिले या ना मिले, पर हम तो सजा भुगत रहे हैं। अमिता की तरह प्रगति की जिंदगी भी उसी ने बर्बाद की। हमने उसका क्या बिगाड़ लिए? गांव छूटा, घर छूटा, हमारी बेइज्जती हुई सो अलग। शकुंतला, बरसों हो गए मैंने अपनी प्रगति की सूरत नहीं देखी। मेरी आंखें तरस गई, मेरी आंखें तरस गई अपनी प्रगति को देखने के लिए। प्रगति, प्रगति मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमने तो मुझे जीने का हौसला दिया था, लेकिन अब मेरी हिम्मत टूटती जा रही है। मैं जितना सोचती हूँ उतना ही मेरा बोझ बढ़ता जा रहा है। मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। प्रगति, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। तुम जिंदा नहीं रहना चाहती? अमिता, यही गलती हर लड़की करती है। वो हालात से डर जाती है। वो समझती है कि मरने के सिवाय उसके सामने और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि मरने के बाद उसे तो छुटकारा मिलता है, लेकिन उसकी सजा मिलती है उसके माँ बाप को, उसके रिश्तेदारों को। और फिर जिस अपराधी ने ये घिनौना काम किया है वो आजाद घूमता रहता है। न समाज उसे सजा दे सकता है न कानून। और फिर वो भेड़िया एक नई शिकार की तलाश में निकल जाता है। अमिता, मैं जानती हूँ कि जो रास्ता तुम्हारे सामने है वो बहुत कठिन है। चारों तरफ तुम्हें अंधेरा नजर आता है, लेकिन ये मत भूलो कि ये रास्ता कभी ना कभी खत्म होगा। इसकी कोई ना कोई मंजिल होगी, और ये अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला होगा। अमिता, विनोद ठाकुर ने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हारे साथ झूठी मोहब्बत की, लेकिन तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश क्यों पैदा हुई कि तुम मरना चाहती हो? तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश क्यों नहीं पैदा हुई कि तुम उससे बदला लेना चाहती हो? प्रगति, लेकिन मैं औरत हूँ, कमजोर हूँ। औरत कमजोर होती है? अमिता, औरत शक्ति है। औरत मर्दों को जन्म देती है, अपनी गोद में उसे खिलाती है, उसे पाल पोसकर बड़ा करती है। वो औरत नहीं, माँ होती है। अमिता, तू भी तो माँ बनने वाली है। तुझे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस बच्चे के लिए भी जीना होगा। लेकिन ये बच्चा मेरी मजबूरी है, मेरी कमजोरी है। अमिता, तू अपनी इस मजबूरी, इस कमजोरी को अपनी ताकत बना ले। दुनिया के सामने चट्टान बनकर खड़ी हो जा। अगर तू अपने बच्चे के लिए जीना चाहेगी, उसके लिए आवाज उठाना चाहेगी, तो इस बुरी दुनिया को तेरी आवाज सुननी ही पड़ेगी। अमिता जी, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर सर पर तलवार लटक रही हो तो सर झुकाने से वो कट सकता है, लेकिन सर उठाकर अगर हम उसी तलवार को पकड़ लें तो सर कटने से बच सकता है। करण साहब, आपने मुझे मरने से तो बचा लिया, लेकिन जिस अजाब से मैं गुजर रही हूं मेरा दिल ही जानता है। अगर जिंदगी इतनी आसान होती तो मैं मरने कभी नहीं चाहती।
कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। करण साहब, मुझे तो इससे बहुत डर लगने लगा है। हम 24 घंटे उसके साथ नहीं रह सकते। इसकी दिमागी हालत जो है, अगर इसका जल्द से जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो मुझे लगता है वो दोबारा खुदकुशी करने की कोशिश करेगी। तो आपने क्या सोचा? यही तो सोच सोच के मैं परेशान हो गई हूँ। काश ठाकुरानी ने मुझे रोका नहीं होता हवेली जाने के लिए। अब तो कोई ना कोई हल ढूंढना ही पड़ेगा हमें। पता नहीं कहाँ चली गई है वो। जब भी देर होती है मेरी तो जान निकल जाती है। अंजलि हौसला रखो, आ जाएगी वो। अरे अमिता बेटी, तो कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी बेटी? मम्मी, मैं डॉक्टर शकुंतला के पास गई थी। मैंने उसे अबॉर्शन करने के लिए कहा, लेकिन वो कहती कि इसमें दोनों की जानें जा सकती है। मम्मी, मैं तो यही चाहती हूँ ना, मैं तो यही चाहती हूँ। बेटी, अगर तू मर जाएगी तो हम क्या जिंदा रह पाएंगे? डैडी, ये जिंदगी भी तो मौत से बदतर है। जब मैं आने वाले दिनों के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांपने लगती है। जब ये बच्चा जन्म लेगा तो सबकी नजर सवाल करेगी मुझसे, तब मैं क्या जवाब दूंगी? और जब ये बच्चा बड़ा होकर मुझसे पूछेगा कि मेरा बाप कौन है, तब मैं क्या जवाब दूंगी? देखो बेटी, जिंदगी ने हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हमें हर सवाल का जवाब नजरें झुकाकर देना होगा। बेटी, जीना तो मुश्किल हो ही गया है, मरना भी कोई आसान नहीं है। बड़े दिल वाले होते हैं वो लोग जो हालात से घबरा कर खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन हम तो बुज़दिल है, कमजोर है, मरने से डरते हैं। डैडी, अगर हमें जिंदा रहना ही होगा तो हमें ये शहर छोड़ना पड़ेगा। कोई ऐसी जगह जाना होगा जहां हमें कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं हो। अगर हम दुनिया से डरकर कहीं चले भी जाए, हो सकता वहां हमसे कोई सवाल करने वाला ना भी हो, मगर हम खुद को क्या जवाब देंगे? अगर हमारी किस्मत में मर मर कर जीना लिखा है तो ऐसा ही सही जीना ही पड़ेगा हमें। ये पाप तुझ पर लादा नहीं गया, इसके जिम्मेदार तू ही है, तू ही है, तू ही है। अमिता ठीक कहती है। मेरा ख्याल है अगर हम शहर छोड़कर चले जाएंगे तो शायद हम लोगों की नजरों से शर्मिंदा होने से बच जाएंगे। अरे करण, नमस्ते। नमस्ते, आओ। नमस्ते बेटा। अमिता जी घर पे हैं? हाँ, अपने कमरे में है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? बेटे, फिलहाल वो बड़ी अपसेट हैं, बेहतर यही होगा कि तुम जाके उसके कमरे में ही मिल लो। लेकिन चौधरी साहब। फिक्र मत करो, हमें तुम पे भरोसा है। जाओ जाओ बेटा, जाओ मिल लो। आओ। अमिता जी, क्यों बचाया मुझे मरने से? क्यों बचाया? मैं अपनी जिंदगी खत्म करके इस पाप से मुक्त होना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे बचाकर फिर उसी डर के आग में डाल दिया। अब मैं जिंदगी के अंगार में लौट रही हूँ। जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ। मैं पूछती तुम्हारा क्या हक था मुझे बचाने का? मुझे मार के नहीं डाला, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। Stop it!
करण साहब, मुझे मार डालो, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मैं किसी के काबिल नहीं हूँ। कौन अपनाएगा मुझे? नहीं अमिता, नहीं, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। हाँ अमिता, तुम मरोगी नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ अमिता, मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा।